थैंक यू। लैंडिंग मनी बैंक की इनकम रिसोर्स है, डिपॉजिट्स बैंक के एक्सपेंस रिसोर्सेज हैं। डिपॉजिट अगर आप लोगों से पैसे लेंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। लैंडिंग मनी में आप लोगों को पैसा देंगे तो उनसे आपने इंटरेस्ट लेना है। बैंक का सबसे चहीता फंक्शन लैंडिंग मनी होता है कि जिसको किया जाए। पाकिस्तान में मैंने आपसे कहा ना, पाकिस्तान में ये चीज बहुत अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में लेने वालों की तादाद ज्यादा है, जमा कराने वालों की तादाद कम है। लेकिन जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे डिपॉजिट ज्यादा है, लैंडिंग कम है। तो वहां पे बैंक की कोशिश होती है कि पैसा कर्जा दिया जाए ताकि उससे कुछ ना कुछ कमाए। मैं एक छोटा सा आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरी जेब में 1,000 रुपए है, मैं 2 महीने बाद निकालूं, मेरी जेब में कितने होंगे? गर्ल्स को आंसर, अगर आपकी मेरी जेब में 1,000 रुपए है और मैं 2 महीने बाद वो जेब में से निकालता हूं तो कितने हो जाएंगे? 1,000 होंगे। सही। अब यही बैंक के साथ है। बैंक में मैंने 1,000 डिपॉजिट करा दिए, जैसे मैंने डिपॉजिट कराया मेरा तो प्रॉफिट चालू हो गया। अब बैंक वो पैसा आगे दे नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है वो प्रॉफिट बैंक को अपनी जेब से देना पड़ जाएगा। ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब डिपॉजिट, जो मैं तुम्हें शुरू में समझाया था, जब डिपॉजिट साइड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि वजह यह है कि लोगों के लिए, लोगों के पास पैसा सरप्लस आ गया है, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बैंक में जा रहे हैं। लेकिन ये कोई साइकिल परमानेंट नहीं है, ये साइकिल इक्विलिब्रियम फिर बनाएगी अपनी। जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं आज आप मुझे 10 लाख रुपए दें, 1 साल बाद मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, लेंगी नहीं लेंगी? नहीं लेंगे सर। क्यों? मैं आपको 5,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 1 साल सर आप 1 साल का टाइम दे रहे हो, अभी 10 लाख पर दे रहे हो। बिल्कुल। अब देखो यही थोड़ी देर के लिए तुम यूरोप चले जाओ, वहां लोग 10 लाख जमा करा रहे हैं और उनको उसमें 1,000 मिल 1,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है। ये हाल है। क्यों? कि वहां पे सेविंग ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो वहां बैंक से कर्जा लेने कोई नहीं आ रहा। लोगों के पास सेविंग ज्यादा है, वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी के लिए वहां डाल देते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान जैसे या इंडिया जैसे कंट्री में उल्टा है। लोग यहाँ पे बैंकों में पैसा डालते हैं प्रॉफिट के लिए, या पैसा जमा कराए प्रॉफिट कमा लो उससे कुछ। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। जब मेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मैं दूंगा तो डेफिनेटली मैं अपने कस्टमर से इंटरेस्ट रेट ज्यादा डिमांड भी करूंगा। अगर मैंने मिस्टर ए को कहा है कि मैं आपको 10 लाख पे लेट सपोज 1 लाख रुपए प्रॉफिट दूंगा, तो ये जब 10 लाख रुपए मैं आगे कर्जा दूंगा तो उससे मैं 1.5 लाख रुपए डिमांड करूंगा, क्योंकि 1 लाख तो मैंने ए को देना है। मेरा प्रॉफिट कहाँ गया बीच में से, मेरी कॉस्ट कहाँ है? ये ख्याल रखना कि लैंडिंग मनी और डिपॉजिट्स ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी डिपॉजिट ऊपर होता है, अभी जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ अभी 5 महीने पहले तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा था, उसकी वजह से सेविंग कम थी, बैंकों में डिपॉजिट कम था, तो अट्रैक्शन के लिए बैंकों ने इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखा हुआ था ताकि डिपॉजिट आए। अब वाइस वर्सा हो गया है, अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया क्योंकि लोगों के पास सेविंग तो हो रही है, लेकिन एक कोविड-19 की वजह से एक सिचुएशन चेंज हो गई है। ये जो कोविड-19 है ये बहुत एब्सोल्यूट एग्जांपल है अनसिस्टमैटिक रिस्क की। ये है अनसिस्टमैटिक रिस्क। आपके वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसी जगह से आपको मारा गया कि आप परेशान है कि भाई करूं क्या मैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बड़ा अच्छा कारोबार है तारिक रोड पर, बड़ा अच्छे वेल सेट आदमी है। यानी कि अगर मैं वेल सेट इस तरह से आपको कहूं कि वो 2-3 साल में नई करोला बदल लेते हैं, तो इसमें वेल सेट है। जिस आदमी के पास 10-15 लाख हर साल स्पेयर हो रहा होगा, वो 2 साल बाद जाके 30 लाख की गाड़ी बदल सकता है, वेल सेट है। अभी मेरी उनसे कुछ 2-3 दिन पहले ऐसी बात हो रही थी तो सर पकड़े बैठे थे। 2 महीने से दुकान का किराया उनका चढ़ चुका था 4.5 लाख, इनकम जीरो। कह रहे मुलाजिम 4 फारिग कर दिए, सिर्फ 2 रखे में। उनकी सैलरी भी देनी है 60,000, 30-30 हजार रुपए दोनों को देता हूँ, और बिजली के बिल्स वगैरह। तो वो सर पकड़े ये बैठे थे कि मैंने कमाया तो कुछ नहीं है, 6 लाख रुपए। अब ये कहां से निकल रहा है? ये उनकी सेविंग से निकल रहा है। अब इसको ओवरकम करने में उनको कितना टाइम लगेगा, नोबडी नोज। तो वो ऐसी मुझसे मेरी बात होने लगी तो कहने लगे यार हमने मालिक मकान से कहा है कि वो किराया डेफर्ड कर दे। तो मैंने कहा यार मालिक के दुकान ने जो आपको दुकान दी है उसने भी तो, उसका भी तो घर चल रहा है, उसने दुकान किराए भी इसीलिए दी है। ये एक साइकिल है और ये प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये वो रिस्क है जिसने आपके सारे प्रॉफिट तहस नहस कर दिए। कितने
इस वक्त बैंकों को इस साल आराम से लॉस बुक होंगे, क्योंकि बैंकों की 50% से ज्यादा ब्रांचेस बंद पड़ी हुई हैं। उन ब्रांचेस का उन्होंने किराया भी देना है, उन ब्रांचेस के एम्प्लॉयज की तनख्वाह भी देनी है, उन ब्रांचेस के सारे खर्चे भी पूरे करने हैं, लेकिन इनकम जीरो है इन ब्रांचेस से। तो ये एक वैसी सिचुएशन आ गई है जो किसी के लिए भी इस वक्त फिजिबल नहीं है। अच्छा, लैंडिंग मनी के जो सोर्स है, सबसे मेन सोर्स है लोन देते हैं। लोन में लोन्स हैं, मॉर्गेज हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, व्हाटएवर। लोन्स यानी कि किसी भी सूरत में जो आप कर्जा देंगे वो लोन्स है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक चीज है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट का क्या है रूल? के ओवरड्राफ्ट में ये होगा कि आप जितना पैसा यूज करते हैं, जितना आप ओवरड्रॉ करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। कैश क्रेडिट ये नहीं है। कैश क्रेडिट लाइक अ पर्सनल लोन है। बैंक मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट कर देगा, मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, बैंक का इंटरेस्ट ऑन हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट एक दूसरे के साथ साथ की चीजें हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट में सिर्फ ये आसानी है कि बैंक से मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि मुझे 10 लाख ऊपर चाहिए। ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट समझ लो। ओवरड्राफ्ट ये है कि ओवरड्राफ्ट मिलता है करंट अकाउंट पे। पहले चीज याद रखना, ओवरड्राफ्ट मिलता है करंट अकाउंट पे। इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इसके पीछे कोई डिपॉजिट नहीं होता। बिजनेसमैन को दिया जाता है कि वो किसी वजह से अगर पैसों की शॉर्टेज में आ जाए तो बैंक से पैसा लेके वो अपनी शॉर्टेज ओवरकम कर ले। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट में सिक्योरिटी होती है, कोई ना कोई कोलेटरल होगा बैंक पे, अदरवाइज चाहे मेरी कंपनी का लेटर हो, कुछ भी। कैश क्रेडिट सबको दिया जाता है। लेट सपोज मैंने बैंक से कैश क्रेडिट मांगा, बैंक ने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज दिया, मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, वो 1 लाख रुपए में बैंक का इंटरेस्ट ऑन हो गया। तो ये एक चीज क्लियर है कि कैश क्रेडिट में ही आएगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी बैंक, कमर्शियल बैंक्स करते हैं कस्टमर्स के लिए, कि उनके जो 2-3 महीने आगे की फॉरवर्ड ट्रेड के एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, उन फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स को बैंक डिस्काउंट करता है इन द सेंस ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होती क्या है? डेफिनेटली तुम लोगों ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े होंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में तुम लोगों ने पढ़े होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारी चीजें। ये क्या है? बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट फ्यूचर कमिटमेंट ऑफ पेमेंट्स है। क्या आपने कहा वो 3 महीने बाद मेरे पैसे देगा, मुझे पैसों की आज जरूरत है, उससे तो एग्रीमेंट 3 महीने बाद का है। उस पार्टी का वो बिल लेके मैं बैंक चले गया, मैंने कहा मुझे इसके ऊपर पैसा दे दो, बैंक ने मुझे उस पर पैसा दिया और 3 महीने बाद उसने मेरे कस्टमर से पैसे वसूल कर लिए अपनी ट्रांजेक्शन। ये ख्याल रखना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हमेशा डिस्काउंटिंग होती है, यानी कि ये मैच्योर होगा फेस वैल्यू पे, बिकेगा डिस्काउंट वैल्यू पे। ये बिल्कुल टीएफसी की तरह चलते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट का। यानी कि अगर 1000 रुपए का टीएफसी है तो वो मार्केट में बेचा और खरीदा जा रहा होगा 950, 940, लेकिन जब मैच्योर होगा तो 1000 का होगा। बिल्कुल इसी तरह डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। अगर बिल मेरा 1000 का है तो बैंक मुझसे वो खरीदेगा 960, 940, डिपेंडिंग ऑन द अदर पार्टी और मेरी रिस्क प्रोफाइल पे, कि मैं कहता हो सकता है 900 में खरीदे, लेकिन बैंक को जब मैच्योर होगा तो पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। ये वो जो डिस्काउंटिंग का डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट परसेंटेज होती है। ओके, तीसरा ऑप्शन। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन प्राइमरी फंक्शंस में? सर कैश क्रेडिट समझा दो। कैश क्रेडिट पर्सनल लोन्स है बेटा। पर्सनल लोन इस तरह होते हैं जो अमूमन आप किसी बैंक का आपको 20 सैलरियां दे देगा, 10 सैलरियां दे देगा, वो आपके अकाउंट में कैश क्रेडिट कर देगा, आपको चाहे जरूरत है या नहीं है। लेकिन जैसे ही बैंक ने कैश क्रेडिट किया, बैंक का इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो गया। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि बैंक आपको अमाउंट सैंक्शन कर देता है, देता नहीं है। जितनी आप यूज करते हैं उतने पे आपको इंटरेस्ट देना है, जो आप यूज नहीं करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना। लेकिन कैश क्रेडिट में बैंक आपको अमाउंट सैंक्शन नहीं करता, अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी पूरी कर देता है, पूरी ट्रांसफर भी कर देता है। तो इसलिए जैसे वो आपकी, अब वो अकाउंट मेरे अकाउंट में आ गया ना पैसे, जैसे मेरे अकाउंट में आ गए बैंक का मीटर ऑन हो गया। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट में बैंक के पास ही पैसा है, मुझे जितनी जरूरत होगी उतना लूंगा। ये लेकिन दोनों हैं एक ही तरीके की चीजें, कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने तो बैंक से छोटी मुद्दत शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा ले लिया। ओके, बस फर्क यह है कि ओवरड्राफ्ट जितना मैं इस्तेमाल करूंगा उतने पे इंटरेस्ट दूंगा, कैश क्रेडिट मुझे 100% बैंक दे देगा और मुझसे 100% पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। ओके, स्टिल कंफ्यूजन या क्लियर? रिक्वेस्ट है क्लियर है। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो बेटा।
सर ये जो आपने एक्सेप्टेंस डिपॉजिट पढ़ाए थे सर, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो आप लास्ट में एक बार रिपीट कर देगा, क्योंकि हम लोग लेक्चर बाद में नोट करते हैं। ओके चलो, देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स 3 तरीके के। फिक्स, मैं तुम्हें से जो तुम्हारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू मैं 3 को रिपीट कर देता हूँ क्विकली। फिक्स डिपॉजिट्स टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें आप 2 साल 4 साल के लिए पैसा रख देते हैं और बैंक भी फ्री हो जाता है और आप भी फ्री हो जाते हैं। बैंक को पता होता है 4 साल तक पैसा वापस नहीं जाएगा और उसके साथ वो बैंक खेलता है, इसीलिए फिक्स डिपॉजिट्स के रेट हमेशा सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स भी टर्म डिपॉजिट होते हैं, लेकिन इनमें आपके कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, आपका जब दिल चाहे पैसा जमा कराएं, जब दिल चाहे पैसा निकालें। सेविंग डिपॉजिट्स को पाकिस्तान में जो कहा जाता है पीएलएस भी कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, सही। इसमें फिक्स डिपॉजिट से कम परसेंटेज होती है। लेट सपोज अगर फिक्स डिपॉजिट 10% परसेंटेज कर रहा है तो सेविंग अकाउंट जो है वो 7-8% कह रहा होगा। तीसरा जो पाकिस्तान में अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं वो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट 0 इंटरेस्ट पे होते हैं, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। ये बिजनेसमैन को दिए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी ऑफ मनी, कि बिजनेसमैन इनमें अपना पैसा जमा करवाता है ताकि उसका पैसा महफूज है और दबा के लोगों को पेमेंटें कर रहा होता है और इसमें पेमेंट आ रही होती है। ये बुनियादी तौर पे बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है और इसमें बिजनेसमैन को इजाजत है दिन में 100 बार पैसे निकाले, दिन में 400 बार पैसे निकाले, जितने बार निकालना निकाले, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो नॉर्मली तौर पे दुनिया भर में बैंक इसमें कोई प्रॉफिट नहीं देते। ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड? सर थैंक यू सो मच। एजेंसी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस बुनियादी तौर पे सर्विस ओरिएंटेड होता है। सेकेंडरी फंक्शन जितने भी होते हैं वो ज्यादातर सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, कि आप अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देना चाह रहे होते हैं कि उसके बिहाफ पे वो काम करें और उसको उसी तरीके से चेक करें। जैसे चेक्स, कलेक्टिंग चेक्स। चेक्स जो है वो बैंक के तो नहीं होते, बैंक तो सिर्फ उस आदमी को दे देता है चेक बुक, अब वो किसी को भी देता रहे। बैंक उस आदमी के बिहाफ पे वो चेक जमा करता है और चेक निकालता है और उसी के अकाउंट से निकालता है। अगर उस अकाउंट में पैसे नहीं होते तो चेक वापस कर देता है। बैंक नॉर्मली तौर पे इसके लिए आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। ओवर द काउंटर ये ट्रांजैक्शन फ्री है। आप गए, हाँ, कैश ट्रांजैक्शन में बैंकों ने अब पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए, लेकिन चेक ट्रांजैक्शन में बैंक पैसे चार्ज नहीं करता। दूसरा ऑप्शन जो एजेंसी एग्रीमेंट के तहत करता है, बैंक को क्या है, एक बिल जमा करने के बैंक कितने पैसे लेता है, कोई आइडिया है? अगर बैंक को के इलेक्ट्रिक के पैसे जमा करने हो तो बैंक को एक बिल पे कितने पैसे मिलते होंगे? सर आइडिया नहीं है। ये बहुत आसानी से समझ लो, चाहे 200 रुपए का बिल हो या 50 लाख का बिल हो, बैंक को सिर्फ 8 रुपए मिलते हैं। सिर्फ यूटिलिटी बिल्स जमा करने के बैंक को 8 रुपए मिलते हैं। और यही एक वजह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था इन लोगों को कि हर बैंक जमा करेगा, उस वक्त तक आधे बैंक जमा ही नहीं करते थे ये, क्योंकि उसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं था। बंदा रखे, सारा हिसाब किताब करें और फी बिल उनको 8 रुपए मिल रहे होते थे, सही। तो लेकिन अब ये एजेंसी फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब आप देखें हर बैंक अब ये काम कर रहा है कि वो यूटिलिटी बिल्स जमा करता है। इसमें बैंक को 8 रुपए है, लेकिन सिर्फ बैंक ये इसलिए करता है कि उसके कस्टमर का सारा अकाउंट उसके पास रहता है। कलेक्टिंग इनकम, डिविडेंड, बैंक मेरे डिविडेंड कलेक्ट करता है। अगर मेरे किसी स्टॉक के डिविडेंड कलेक्ट करता है तो बैंक को उसमें शायद हार्डली 2 रुपए भी नहीं मिलते, लेकिन वो ये काम मेरे लिए करता है। एक आदमी बैठ के वो ट्रांजैक्शन प्लस माइनस करता है, लेकिन ये सारे काम बेसिकली बैंक अपनी मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए करता है। इसका बुनियादी मकसद प्रॉफिट मेकिंग या पैसा कमाना नहीं होता, इसका बुनियादी मकसद मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खोलना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कराची में सबसे ज्यादा ब्रांचेस किस बैंक की होंगी? कमर्शियल बैंक्स। कौन सा कमर्शियल बैंक? हबीब बैंक, नेशनल बैंक, यूबीएल, अलाइड बैंक, हबीब बैंक बैंक, हबीब, बैंक अल फलाह, कौन? एचबीएल और एचबीएल और यूबीएल सर। अब देखो यहाँ पे ख्याल करना, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस बैंक अल हबीब, वो बैंक अल हबीब की है इस वक्त कराची में, कराची की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हबीब बैंक की है, उसके बाद हबीब मेट्रो की है, उसके बाद बैंक अल फलाह की है। सबसे कम ब्रांचेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड की हैं।
रीजन क्यों? कि वो लोकल बैंक नहीं है, वो फॉरेन बैंक है, तो उसका बुनियादी मकसद आपको एजेंसी सर्विस देना नहीं है, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमिंग, तो वो वही काम कर रहा है। लेकिन ये बाकी सारे बैंक्स हैं, इन्होंने आपसे डिपॉजिट भी बहुत लेने, तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, जितना आप कन्वीनियंट होंगे कि करीब करीब ब्रांच, करीब करीब एटीएम, उस बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं। जितना कम ब्रांचेस होंगी, पहले एक चेक लेके आप 4 किलोमीटर तक ढूंढते फिर रहे हैं, ये ब्रांच कहाँ है भाई, इसकी कोई ब्रांच है यहाँ। लेकिन अभी आप निकले, लेट सपोज आपसे अपने ही बोर्ड ऑफिस के चौराहे पे आ जाए, तो आपको वहां पे बैंक एलएफबी भी मिल जाएगा, एमसीबी भी मिल जाएगा, सामने यूबीएल भी मिल जाएगा, हबीब बैंक तो आपके पास भी है और आगे भी मिल जाएगा, नेशनल बैंक भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं मिल रहा होगा। लेकिन आप जब हैदरी पे जाएंगे, वहां पे ये सारे बैंक भी होंगे, यानी कि जितनी जगह में इन बैंकों के 3 ब्रांचेस हैं, उन जगहों पे कुछ बैंकों की सिर्फ 1 ब्रांचेस है। तो रीजन यही होता है कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, उतना ज्यादा एजेंसी का काम आप करेंगे, जितनी ज्यादा आप एजेंसी का काम करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी कस्टमर बेस बढ़ती है। इसी तरह पेइंग एक्सपेंस है, जैसे बड़ा सिंपल सा है, हमारी तनख्वाहें बैंकों के जरिए आती है, हमें कुछ करने की, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तनख्वाह बना के एक चेक बनाया, बैंक को भेज दिया, अब बैंक ही उसका हिसाब किताब कर रखा है, किसके अकाउंट में कितने गए, किसके अकाउंट से कितने। ये काम बैंक फ्री में कर रहा है। लेकिन इसका सिर्फ एडवांटेज क्या है कि मेरी कंपनी का भी अकाउंट और हमारे सारे एम्प्लॉयज का अकाउंट उसी ब्रांच में, उसी बैंक में मौजूद है, तो हम सबका पैसा किसके पास यूज हो रहा है, बैंक के पास यूज हो रहा है। ये भी एक ऑप्शन है। फिर उसके बाद जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हैं, ये बुनियादी तौर पे ये अच्छा, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, ये बिल्कुल ख्याल रखना, ये भी फैसिलिटी करने के लिए होते हैं, इनमें प्रॉफिट नहीं होता। जैसे लॉकर प्रोवाइड किया गया, मेरी अम्मा का बैंक में लॉकर है, उसके बैंक पूरे साल में 1000 रुपए 1500 रुपए लेता है और सिक्योरिटी पूरे साल, अगर आप उस सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो कोई भी पैसे नहीं है, 1000 रुपए। लेकिन ओवरऑल इसी तरह ट्रेवलर चेक देता है, आप काउंटर से जाएं, वैसे अब ट्रेवलर चेक्स पाकिस्तान में तो बंद हो गए, लेकिन दुनिया में अभी भी चल रहे हैं, तो आप वो ट्रेवल चेक लें और आगे चले जाएं, वो आगे किसी को पेमेंट करें। फॉरेन एक्सचेंज करता है, अगर मैं बैंक को एक, लेट सपोज मैं बैंक में जाता हूँ और $100 कैश कराता हूँ, बैंक को कितने बचेंगे? अगर मैं किसी कमर्शियल बैंक में जाता हूँ और उसको काउंटर पे जाके कहता हूँ ये $100 कैश कर दो, उसको कितने पैसे बचेंगे? कोई आइडिया है? सर तो सिर्फ और 2 सिर्फ to 3 बिड और आस्क रुपीज। बचेगा। अगर बिक रहा है 100 रुपए में और खरीदा जा रहा है 99 रुपए में, तो उसको 1 रुपए बचेंगे। $100 के फॉरेन एक्सचेंज पे उसको 100 रुपए बचेंगे। तो ये ख्याल रखिएगा कि ये सारे इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें इतना नॉमिनल प्रॉफिट है कि बैंक ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि कस्टमर को 1 विंडो ऑपरेशन दे दें। ये सिर्फ कस्टमर को 1 विंडो ऑपरेशन देने के लिए किया जाता है, और कोई, जैसे ट्रांसफरिंग ऑफ फंड है, यानी कि ईमेल ट्रांसफर है या आपका उनके एप्स के जरिए ट्रांसफर है, इसमें बैंक आपसे कोई पैसे नहीं काटता। इसी तरह परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, शेयर्स या प्राइस बॉन्ड खरीद, मैं बैंक के पास जाता हूँ और बैंक से कहता हूँ 1500 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड खरीद लो, बैंक कितने में खरीदेगा? 1500 में। बैंक को क्या फायदा है? बैंक को कोई फायदा नहीं है, लेकिन भाई ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह लेटर ऑफ रेफरेंस, कि आपको कोई लेटर चाहिए, जिसमें लेटर ऑफ रेफरेंस में बहुत सारे लेटर आते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट भी आता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो उस पॉइंट से है लेटर ऑफ रेफरेंसेस। तो ये बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है, इसके कोई पैसे नहीं लेता। लेकिन सिर्फ इसका एडवांटेज क्या होता है कि बैंक की और मेरी गुडविल रिलेशनशिप बन जाती है, मैं बैंक के साथ काम करने में कंफर्टेबल हूँ। मैं का जब आप अपने घर में अगर अपने भाई वगैरह जो बैंक में आते हैं, तो यार वो बैंक वाले बड़ा अच्छा है, बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, तो उस पॉइंट से ये सर्विसेज है। सेकेंडरी फंक्शन जितने हैं, ये सिर्फ गुडविल वे में काम करते हैं, इनका बेसिक मोटिव मनी मेकिंग नहीं होता, इनका बेसिक मोटिव टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स होता है। तीसरा जो मॉडर्न फंक्शंस है, मॉडर्न फंक्शन आज के दौर में क्रिएटिंग मनी से मुराद यही है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, सेंट्रल बैंक ने तो कोई नोट इशू नहीं किया, बैंक ने क्रेडिट कार्ड का काट दिया, अपनी जमानत दी, वो यूज हो रहा है। अब लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने $1 इशू, 1 लाख के नोट इशू किए हुए, और उसके ऊपर कमर्शियल बैंक ने 50,000 के क्रेडिट कार्ड भी इशू किए हुए, तो इसका मतलब है कंट्री की मार्केट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अब 1.5 लाख तक की हो सकती है। 1 लाख की हार्ड कैश में हो जाएगी, 50,000 की क्रेडिट कार्ड में हो जाएगी। तो ये साइकिल को बढ़ाते हैं, क्रिएटिंग मनी करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग है और
ई बैंकिंग जिसको आप कहते हैं, और वो ऑनलाइन बैंकिंग है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। ETF इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। मैं अपने अकाउंट में गया, मैंने अपना ईमेल, अपना अकाउंट खोला, ठग करके गया, जिसके अकाउंट में पैसे भेजने, मुझे चेक देने की जरूरत नहीं है, उसका अकाउंट नंबर डाला, अपने पास से ओके किया, उसके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो गया। जो आज से शायद आप लोगों ने कभी बचपन में इंग्लिश अमेरिकन फिल्मों में देखा हो कि कंप्यूटराइज फंड ट्रांसफर हो रहे होते थे, तो वो चीज अब पाकिस्तान में भी कॉमन हो गई है। ATM मशीन कॉमन हो गई है, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, और ये रीजन है ATM मशीन की वजह से ही अब बैंक जो है 24 घंटे कंसीडर होते हैं एज अ कैश, कि आपको जब जरूरत है आप ATM में जाइए और पैसा निकाल लीजिए। क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, डेबिट कार्ड इशू करते हैं, और आपके लिए इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा टेक्निकल सेंस में, कि ये हर आदमी के लिए नहीं है, ये हर आदमी इसमें नहीं है। इसमें ये अपने बड़े बड़े कस्टमर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे क्या काम कर रही हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि सर मार्केट में ये है। लेट सपोज जब हम फॉरेक्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि कमर्शियल बैंक अपने क्लाइंट्स के लिए डॉलर खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी करते हैं। तो वो अपने इंफॉर्मेशन की बात अपने कस्टमर को बताता है, सर 2 महीने बाद डॉलर महंगा हो सकता है, तो आप एक काम करें, अभी खरीद लें अगर फंड है आपके पास, या हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें कि हम आपके लिए खरीद के रख लें और उस वक्त हम आपको इस रेट पे दे देंगे। तो ये कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन है, जिसका बुनियादी मकसद फैसिलिटेशन ही है और कुछ नहीं। ओके, यहां तक कोई डिफिकल्टी? सर EFT और ATMs का आपने थोड़ा सा डिस्कस कर दें। ETF इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑनलाइन के जरिए हम करते हैं, कि मैं अपनी ईमेल पे गया, मैंने अपने अकाउंट को, बैंक अकाउंट को लॉगिन किया, मेरे पास हर बैंक, अपने बैंक अकाउंट की ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है। मैंने वहां से लॉगिन किया, वहां से उसने, लो मैं एक सेकंड रुकना, मैं तुम्हें जरा दिखाई दूं कैसे हो, जस्ट वेट। इसका एक फायदा यही है ऑनलाइन का, मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो लॉगिन है, मैं वहां से जा रहा हूँ। अब मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन। ये आपको स्क्रीन दिख रही है? अब ये मेरी ऑनलाइन बैंकिंग है, क्लियर? ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा पासवर्ड है। मैंने यहां जाके कहा ओके, क्रिएटिंग मनी, वो क्रिएटिंग मनी बेसिकली क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, मैं भी समझा देता हूँ। यहां जाके मैंने लॉगिन किया, ठग करके मैं लॉगिन हुआ, ये मेरी ऑनलाइन बैंकिंग डेमो चल रहा है। जैसे मैं लॉगिन हो गया, मेरा अकाउंट्स, मेरे कार्ड, मेरा लोन, मेरी पेमेंट, ट्रांसफर सब आ गए। सही, मैंने कहा लेट सपोज मुझे बिल पे करना है, मुझे बिल पे करना है। मैंने जैसे पे बिल के लिंक को टच किया, अब मैं देखा किसी बैंक को नहीं जा रहा, मेरे सारे बिल्स आ गए। ये बुनियादी तौर पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। मैं सिर्फ यहां जाके, लेट सपोज मैंने यहां जाके पे को क्लिक किया, बिल की डिटेल खुल गई, अभी खुल जाती है, एक सेकेंड, ये आ गई। देखिए उसने कहा फेल्ड ड्यू टू ऑलरेडी पेड, मेरा बिल ये पेड है, इसको दोबारा पे नहीं किया जा सकता। ये ऑनलाइन पेमेंट हो गई और इससे मैं काम करके निकल गया। ये मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं जो ETF कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके ओके सर। अब वापस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब मुझे किसी बैंक के आदमी की जरूरत नहीं है, किसी काउंटर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने अकाउंट्स में गया, अपनी मूवमेंट को देखा, अपनी जो मुझे पेमेंट करनी, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। दिस इज कॉल्ड EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ऑटोमेटेड। अच्छा, यही काम मैं जब ATM मशीन के जरिए, अभी मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। यही सारा काम बैंक की ATM मशीन के जरिए भी हो सकता है, लेकिन वहां मुझे जाना पड़ेगा, ATM कार्ड लगाना पड़ेगा, फिर वहां से ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर वहां से मैं पेमेंट करूंगा। तो वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, वहां से भी ये काम हो सकता है। ओके, क्रिएटिंग मनी क्या थी? क्रिएटिंग मनी का कंसेप्ट ये है कि जैसे लेट सपोज मनी कौन क्रिएट करता है? सेंट्रल बैंक।
इन द सेंस ऑफ कैश। लेकिन ड्यू टू क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड के पीछे कमर्शियल बैंक की गारंटी होती है दुकानदार को कि आप माल बेच दीजिए, पैसे हम देंगे। अब लेट सपोज मेरी तनख्वाह भी नहीं आई है और मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से परचेज कर ली, तो ऑटोमेटिकली उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर ये क्रेडिट कार्ड नहीं होता मैं चीज नहीं खरीद पाता, ना दुकानदार की चीज बिकती, ना मैं खरीद पाता, ना मेरी जरूरत पूरी होती। बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, बैंक के क्रेडिट कार्ड का सेंट्रल बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे और कमर्शियल बैंक के दरमियान एक एग्रीमेंट है। मैंने उसके क्रेडिट कार्ड पे परचेजिंग की और जब टाइम आया तो मैंने पेमेंट कर दी। तो ये क्रिएटिंग मनी है जो सेंट्रल बैंक से हट के करता है। लेकिन ये क्योंकि हार्ड कैश क्रिएट नहीं कर सकता तो ये प्लास्टिक, इसको हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, ये क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के जरिए ये काम कर रहे होते हैं क्रिएटिंग मनी का। ओके बेटा, क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। ओके, अच्छा ये स्लाइड्स वही है जो पीछे ब्रेकअप में थी, ये उसी स्लाइड्स का सारा डिटेल है। देखो क्रिएटिंग मनी, एक बड़ा सिंपल सा रूल याद रखो, क्रिएटिंग मनी का रूल जो है वो सेंट्रल बैंक का है। सेंट्रल बैंक इज द अथॉरिटी दोज हु क्रिएट द मनी। सेंट्रल बैंक के अलावा और कोई नोट नहीं छाप सकता, सही है। लेकिन कमर्शियल बैंक नोट नहीं छापते। क्रिएटिंग मनी का मतलब है वो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में एक तरीके से मेरे पास वो पैसे मौजूद हैं, मेरे पास नोट जेब में नहीं है ना मेरे अकाउंट में, लेकिन उस कार्ड में बैंक ने मेरे पैसे रखे हुए, मैं उसके बेस पे परचेजिंग कर लूंगा। तो मेरे पास ना पैसे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी मेरी क्रिएटिंग मनी हो गई। क्रिएटिंग मनी को और आसान अल्फाज में समझ लो, क्रिएटिंग मनी आपका क्रेडिट कार्ड है। आपके, मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख है और मेरी जेब में 2 लाख के क्रेडिट कार्ड है तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 लाख रुपए, जबकि असल में मेरे पास फिजिकल कितने थे? 1 लाख। 2 लाख मेरी क्रिएटिंग मनी किसने की? कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट कार्ड देके। तो मैं, इसका मतलब है 3 लाख का आदमी हूं, मैं जब दिल चाहे 3 लाख तक की परचेजिंग कर सकता हूं। तो इसका क्या एडवांटेज क्या है कि जब मैं परचेजिंग करूंगा तो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। इसीलिए क्रेडिट कार्ड पे आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। क्रेडिट कार्ड पे जो भी पैसे लिए जाते हैं वो दुकानदार से लिए जाते हैं, कहीं 2% लिए जा रहे हैं, 2%। यानी कि अगर मैं इम्तियाज से शॉपिंग करता हूँ 100 रुपए की क्रेडिट कार्ड में, तो 100 रुपए की शॉपिंग में 2 रुपए इम्तियाज बैंक को देगा। क्यों? कि इम्तियाज को फौरन पैसे मिल जाएंगे। लेकिन लेट सपोज इम्तियाज क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट ना करे और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहीं और से उधारी करूंगा, इम्तियाज से तो नहीं कर सकता। अब इम्तियाज की जब साइकिल बढ़ेगी तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मार्जिन अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए दुनिया भर में क्रेडिट कार्ड पे बड़ा काम होने लगा है, क्योंकि ये आपको एक कन्वीनियंट मोड ऑफ परचेजिंग होते हैं कि पैसे नहीं भी हैं तो माल खरीदने, और जब पैसे आइएगा तो पेमेंट कर दीजिएगा। नॉर्मली तौर पे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर जो टाइम फ्रेम अवेलेबल होता है वो 45 डेज का होता है। 45 डेज के अंदर आपको ट्रांजैक्शंस करने का ऑप्शन है। अच्छा, मीटिंग कैन बी एंडेड एनी टाइम, आई विल रिकनेक्ट इट अगेन एंड देन मैं सिग्निफिकेंस और रोल डिफाइन करता हूँ। ओके